नमस्ते मेरे नौनिहालों, कैसे हैं आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 में फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में। देखिए, फास्फोरस जो है हैलाइड बनाता है, फास्फोरस जो है ऑक्सी अम्ल भी बनाता है, यानी कि फास्फोरस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के, जैसे आपने अन्य जो ऑक्सी अम्ल हैं वो देखे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से फास्फोरस भी ऑक्सी अम्लों का निर्माण करता है। तो इसमें जितने भी तरीके के फास्फोरस ऑक्सी अम्ल बनाएगा उन सभी के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ज्यामिति की बात की जाएगी, बंधकोण वगैरह के बारे में, उनकी क्षारकता वगैरह सबके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी इस लेक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की। तो फास्फोरस जो है ना बेटा, वो अलग अलग तरह के, यानी कि काफी सारे ऑक्सी अम्ल जो है वो प्रदर्शित करता है। तो श्वेत फास्फोरस पर, किस पर? श्वेत फास्फोरस पर क्षार की अभिक्रिया द्वारा आपको हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फेनिक अम्ल प्राप्त होता है। कहा? श्वेत फास्फोरस पर, श्वेत फास्फोरस पर क्षार की अभिक्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? H3PO2 प्राप्त होता है। इस H3PO2 में जो स्ट्रक्चर होती है इसकी कैसी होती है बेटे? चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है इसकी। देखिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति आप लोगों को नजर आ रही है। इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है जिसमें कि ऑक्सीकरण अंक जो होता है फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो यहाँ पर वो होता है +1। फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना पाया जाता है? +1 पाया जाता है। देखिए, और इसकी जो क्षारकता है ये क्या है? एक अम्ल है। अम्ल की क्या होती है बेटे? क्षारकता। जो अम्ल जितने H+ के रूप में बाहर निकालता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। तो इसकी क्षारकता भी कितनी होगी? 1। क्यों होगी? देखिएगा, ये सिर्फ एक ही H को बाहर निकालेगा जो कि ये वाला H होगा। देखिए, ये वाला H और ये वाला हाइड्रोजन। तो देखिए, फास्फोरस पर जो 3 हाइड्रोजन आप लोगों को नजर आ रहे हैं उसमें से ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से फास्फोरस पर जुड़े हुए हैं। इसलिए जब क्षारों के साथ में इसकी अभिक्रिया होगी तो ये वाले जो H हैं, एक ये वाला H और ये जो H वाला है, दोनों फास्फोरस जो दोनों हाइड्रोजन है इस फास्फोरस के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, ये कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। रिएक्शन में सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, केवल ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। केवल ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा H+ के रूप में और O- यहाँ से अलग हो जाएगा। इसलिए इसकी क्षारकता कितनी पाई जाती है बेटे? 1। एक ही क्षारकता इसमें पाई जाती है। और क्योंकि ये डायरेक्ट हाइड्रोजन इस पर जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से फास्फोरस पर जुड़ा होने की वजह से इस फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक आता है ना बेटे, वो भी कितना आता है? +1। अब +1 ऑक्सीकरण अंक होने की वजह से, यानी कि H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक +1 होने से यह +3 व +5 ऑक्सीकरण अंक वाले यौगिकों में आसानी से क्या होगा? +1 से +3 जा रहा है तो ऑक्सीकृत होगा, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? एक अपचायक की तरह काम करेगा। क्यों? और ये कैसे गुण प्रदर्शित करेगा? अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। बोलिए, बात समझ में आती है कि भाई हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फेनिक अम्ल जो H3PO2 होता है, ये पहले तो आपको मिलता है श्वेत फास्फोरस पर क्षार की अभिक्रिया द्वारा।
ठीक है। और दिखता कैसा है, इस तरह का दिखता है, जिसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ऑक्सीडेशन नंबर जो फास्फोरस का है वो होता है +1 और क्षारकता इसकी होती है 1। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन बाकी के जो है वो फास्फोरस के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि क्षार के साथ में अभिक्रिया के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। केवल ये एक हाइड्रोजन ही यहाँ से क्षारों के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब इस एक हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है कि जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो होता है। अब ये जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है ये एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, +3 तक जा सकता है, +5 तक जा सकता है। यानी कि फास्फोरस जो है H3PO2 में फास्फोरस जो है वो अपने ऑक्सीडेशन अंक को बढ़ा सकता है। तो बढ़ाने से क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। खुद का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो सामने वाले का ये क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा या अपचयन करवाएगा। तो खुद का तो क्या करवा लेता है, ये ऑक्सीकरण, यानी कि खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, और जो दूसरे तत्व होते हैं उनका क्या करता है, ये अपचयन करता है। तो ये कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं तथा अपचायक गुण दर्शाता है। बोली बात समझ में आई बच्चों? अगले अम्ल की बात करते हैं हम। अगला हमारा अम्ल है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल। पहले था H3PO2, अभी है कौन, H3PO3। देखिए H3PO3 ये P2O3 के जल अपघटन से प्राप्त होता है। यानी कि जब आप P2O3 का जल अपघटन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल मिलेगा या फॉस्फोनिक अम्ल आपको मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3। इसकी भी ज्यामिति आप देखिए कैसी है, चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति पाई जाती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी पाई जाएगी बच्चों। चतुष्फलकीय ज्यामिति होने के साथ साथ यदि इसकी क्षारकता के बारे में बात करें, क्षारकता, तो देखिए ये कितने H+ देगा, अब तो बता सकते हैं आप। देखिए ये वाला हाइड्रोजन कैसा जुड़ा हुआ है, इससे प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन कभी भी क्षारों के साथ में अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो केवल ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, सिर्फ वे ही हाइड्रोजन H+ के रूप में क्षारों के साथ में अभिक्रिया के लिए पाए जाएंगे या उपलब्ध हो पाएंगे। इसलिए इसकी क्षारकता कितनी आएगी बेटे, 2। बोलिए बात समझ में आई? अब हम इसके फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक की बात करें, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना पाया जाता है, +3 पाया जाता है। ठीक है। अब +3 पाया जाता है यानी कि ये रिड्यूस भी हो सकता है और ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। रेडॉक्स रिएक्शंस में ये फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक +3 होने के वजह से ये +1 में अपचयित हो सकता है और +5 वाले तत्वों में ये यौगिकों में ये ऑक्सीकृत हो सकता है ना। तो +3 से +1 भी जा सकता है और +5 भी जा सकता है। यानी कि ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं में असमानुपातन, डिस्प्रपोर्शनेशन असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। तो यहाँ पर जब रेडॉक्स अभिक्रिया आप देखेंगे H3PO3 की, वो किस प्रकार होगी बच्चों कि आपने H3PO3 के 4 मोल लिए, इन 4 मोल H3PO3 को जब आप बेटा गर्म करोगे तो गर्म करने पर आपको प्राप्त होंगे 3 मोल H3PO4 और 1 मोल मिलेगी आपको फॉस्फीन। ठीक है। अब ये असमानुपातन अभिक्रिया कैसे हुई कि आप असमानुपातन अभिक्रिया में क्या बोलते हैं कि असमानुपातन अभिक्रिया में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक जो है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। तो देखिए यहाँ पर H3PO3 में ऑक्सीकरण संख्या जो है फास्फोरस की वो कितनी है मेरे बच्चों,
3, परंतु जब आप H3PO4 में देखेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको प्राप्त होगी +5 और PH3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा -3। तो देखिए +3 से +5 जाने पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और +3 से -3 जाने पर इसका ऑक्सीकरण अंक कम हुआ है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है। पायरोफॉस्फोरस अम्ल, देखिए पायरोफॉस्फोरस अम्ल जो है वो H3PO3 और PCl3 की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, कि अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए आप क्षारकता कितनी पाई जाती है, इसकी क्षारकता 2 पाई जाती है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ही सिर्फ क्षारों के साथ में अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होता है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और ये क्षारों के साथ में अभिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। हर एक फास्फोरस की, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अंक के बारे में यदि हम बात करें तो हर एक फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है बेटा, +5 पाया जाता है, +3 पाया जाता है। ऑक्सीकरण अंक हर एक फास्फोरस का कितना है, +3, इसका भी +3 और इसका भी +3 है, यानी कि ये क्या होगा, अब रिड्यूस भी होगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस में इसका क्या होगा, अपचयन भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही तरह की रिएक्शन शो करता है। रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स अभिक्रियाओं में, रिडॉक्स अभिक्रियाओं में यह असमानुपातन की अभिक्रिया दर्शाता है, क्योंकि +3 ऑक्सीकरण अंक है तो ये +3 ऑक्सीकरण अंक जो है +1 तक भी जा सकता है और +5 तक भी जा सकता है। अगर +1 तक जाता है तो इसका मतलब इसका क्या होता है, अपचयन होता है, और ये खुद किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। और यदि ये +5 तक जाता है तो इसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अपचायक की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह अभिक्रिया करता है, तो ये एक असमानुपातन की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अगला जो हमारा अम्ल है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7। H4P2O7 जो है ये मिलता आपको कैसे है, ये H3PO4 के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है बच्चों, H3PO4 के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है, चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी है, क्योंकि एक ही फास्फोरस को हम देखते हैं तो एक फास्फोरस की स्ट्रक्चर कैसी, चतुष्फलकीय, और दूसरे की भी कैसी है, चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित है। और चतुष्फलकीय ज्यामिति होने के साथ साथ इसकी जो क्षारकता है बेटे वो कितनी पाई जा रही है, देखिए इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की वजह से इसकी क्षारकता कितनी पाई जाएगी, 4। इसकी क्षारकता कितनी पाई जा रही है, यहाँ पर 4 इसकी क्षारकता है। ऑक्सीकरण अंक फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर की यदि हम बात करें तो देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पाया जाएगा कितना, +5। अब देखिए +5 इसका यदि ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये सिर्फ क्या होगा, रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि +5 से अधिक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो +5 से अधिक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित नहीं कर पाएगा तो ये रेडॉक्स रिएक्शंस में, रेडॉक्स अभिक्रियाओं में किसकी तरह काम करेगा, केवल अपचयित होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। बोली बात समझ में आती है, यानी कि पायरोफॉस्फोरिक अम्ल जो है वो एक ऑक्सीकारक है जिसका ऑक्सीकरण अंक, जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक
+5 पाया जाता है। और क्षारकता कितनी है बेटे? 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर क्षारों के साथ में रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। अगला आपका अम्ल है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इसे लाल फास्फोरस पर, लाल फास्फोरस की रिएक्शन करवानी है आपको। लाल फास्फोरस पर किसी भी क्षार की अभिक्रिया करवा दो तो लाल फास्फोरस पर क्षार की अभिक्रिया द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी भी ज्यामिति देखो, चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी पाई जाएगी। चतुष्फलकीय ज्यामिति होने के साथ साथ इसकी जो क्षारकता है उसके बारे में बताइए आप। क्षारकता कितनी होगी? 1, 2, 3 और 4, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से फास्फोरस से नहीं जुड़ा हुआ है, सब ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्षारों के साथ में अभिक्रिया करने के लिए हमें प्राप्त हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। तो क्षारकता कितनी हो जाएगी बेटे इसकी? 4। यहाँ पर यदि फास्फोरस के ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक जो है वो यहाँ पर कितना होगा? 4। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो कितना होता है बेटा? +4 होता है। अब +4 ऑक्सीकरण अंक है, यानी कि ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। +5 भी जा सकता है और +1 तक भी ये जा सकता है। इसका मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में असमानुपातन वाली रिएक्शंस बताएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल की। अब ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल जो है इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है देखिएगा। इसका निर्माण के लिए आप क्या करेंगे कि भाई कांच की नलिका में आप क्या लेंगे? H3PO3 लेंगे और Br2 के साथ में गर्म करवा देंगे। H3PO3 प्लस Br2 को गर्म करने पर आपको HPO3 प्राप्त हो जाता है। अब HPO3 यानी कि मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बच्चों 2 टाइप के होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यानी कि पहले तो आप क्या करो, H3PO3 की Br2 के साथ में नलिका में लेकर के इसको गर्म करवाओ तो आपको क्या मिलेगा? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा। अब मेटाफॉस्फोरिक अम्ल भी बच्चों कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। तो देखिए दोनों टाइप कौन कौन से हैं। एक तो है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इस पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल में क्या होता है? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल में मेटाफॉस्फोरस अम्ल का ट्राइमर लिया जाता है। ट्राइमर यानी कि बहुलक जब बनते हैं तो डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर बनते हैं ना, उसी तरीके से इसका क्या लिया जाता है? एक त्रिलक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ये त्रिलक की फॉर्म में होता है। और कैसा होता है? एक सिंपल सी सरल सी स्ट्रक्चर होती है इसकी, सीधी, ठीक है, सीधी स्ट्रक्चर के रूप में ये होता है। और यहां से इसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक होता है, इसमें फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना पाया जाता है बच्चों? फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर +5 पाया जाता है। और केवल एक ही हाइड्रोजन यहाँ से उपलब्ध हो पाता है। यदि ट्राइमर की हम बात करें तो ट्राइमर से आपको 3 मिलेंगे। इसी तरीके से आप डाइमर लेंगे या द्विलक लेंगे तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यानी कि एक फास्फोरिक अम्ल जो है वो आपको एक ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा पाता है। यानी कि फास्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी? 1। पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में यदि द्विलक लिया है तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे क्षारों के साथ में अभिक्रिया करने के लिए। त्रिलक लिया है तो 3 मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लिए हैं तो कई मात्रा में आपको हाइड्रोजन यहां से प्राप्त होंगे। दूसरा इसका फॉर्म होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इस साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल में भी जो इसकी क्षारकता होती है वो कितनी पाई जाएगी बच्चों? 1 ही पाई जाएगी। और ऑक्सीकरण अंक जो फास्फोरस का है वो कितना पाया जाएगा? +5 ही पाया जाएगा। तो फास्फोरिक अम्ल जो है वो 2 टाइप के, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। दोनों में ही ऑक्सीकरण अंक कितना? +5 और क्षारकता कितनी? 1 पाई जाएगी। प्राप्त कैसे होंगे? H3PO3 पर आप Br2 को गर्म करवा दो एक नलिका में डाल करके, कांच की नलिका में डाल करके, तो आपको इस तरीके के 2 पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल के रूप में ये प्राप्त होगा। अब
देखिए बात करते हैं एक प्रश्न की, कि आप ये सोचते हैं कि भाई अगर इस टॉपिक पे से प्रश्न आए तो वो किस टाइप के आएंगे, है ना। तो प्रश्नों का टाइप जो है वो ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे बोल दिया जाए कि भाई लाल फास्फोरस की क्षार के साथ अभिक्रिया द्वारा बनने वाले अकार्बनिक अम्ल की संरचना, संकरण, ज्यामिति की संपूर्ण जानकारी दीजिए। ठीक है, या फिर प्रश्न इस तरीके से छोटा करके भी पूछ सकते हैं कि लाल फास्फोरस तथा क्षार से अभिक्रिया द्वारा बनने वाले अकार्बनिक अम्ल की संपूर्ण जानकारी दीजिए, या संरचना बनाइए, कुछ भी आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बुलवाना चाहता है आपसे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है भाई। लाल फास्फोरस, ठीक है, लाल फास्फोरस क्षार के साथ में अभिक्रिया करके कौन सा फास्फोरिक अम्ल बनाता है। कार्बनिक अकार्बनिक जो अम्ल है वो कौन सा अम्ल है, यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल है। कौन सा फास्फोरिक अम्ल बनेगा बेटा, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल बनेगा। यहां से कौन सा अम्ल बनेगा, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल यहां से बनेगा। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल के बनाने की एक विरचन की विधि यहाँ पर दी हुई है। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल जो है उसमें H4P2O6 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, H4P2O6। पूरे लेक्चर में हमने यही तो पढ़ा है कि H4P2O6, H4P2O5, है ना, H3PO3, H3PO4, यही तो पढ़े हैं हमने। ये सब क्या है बेटा, ऑक्सो अम्ल हैं। ये वैसे अम्ल हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, बनेगा कैसे, लाल फास्फोरस और क्षार की अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल आपने बनाया। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई लाल फास्फोरस क्षार की अभिक्रिया द्वारा, यानी कि ये अभिक्रिया पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि अभिक्रिया पूछ रहा है, और अकार्बनिक अम्ल कौन सा बनेगा उसका नाम पूछ रहा है। खत्म। अब वो बोल रहा है कि भाई इसकी संरचना बनाओ, बना देंगे, हमने पढ़ रखी। देखिए 2 फास्फोरस है, ये लीजिए। ठीक है, एक क्राउन ऑक्सीजन हम लोग बनाएंगे, बनाया हुआ है, ये लीजिए। बाकी कितने ऑक्सीजन है, हर एक को इस तरीके से ऑक्सीजन मिले हुए हैं, है ना। 6 ऑक्सीजन है, 2 तो ये रहे, 3, 4, 5, 6। अच्छी बात है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो भाई जितने ऑक्सीजन है उनके पास में हम हाइड्रोजन लगा देंगे। पहले भी हम लोगों ने इसकी संरचना के बारे में पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो बीच में सीधा सिंपल एक बॉन्ड बना दो। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई बच्चों, आपके हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल की क्या हो गई, संरचना हो गई। बताइए, इसके भी नंबर मिल जाएंगे। संरचना के बाद में बात करते हैं इसके संकरण की। तो संकरण निकालना मैंने आप लोगों को बताया है, इसका संकरण। अच्छा, संरचना का नाम भी लिखना पड़ेगा। देखिए एक फास्फोरस की जो संरचना है वो कैसी नजर आ रही है, लिख देती हूं मैं। संकरण के पहले आपको लिखना पड़ेगा। आपको सब कुछ देखो, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम देने के लिए जाएंगे बच्चों, तो आपको क्या है, क्वेश्चन देख करके हर एक चीज का एकदम साफ साफ आंसर होना चाहिए कि भाई आपने बोला अभिक्रिया, अभिक्रिया हमने लिख दी, अकार्बनिक अम्ल का नाम लिख दिया। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं संरचना, तो भैया संरचना भी लिख दो कि भाई इसकी संरचना किस प्रकार की पाई जाती है संरचना, या भाई संरचना तो आपने ये बना दी। ठीक है, अब ये संरचना में इसकी ज्यामिति कैसी है, देखिए इसकी ज्यामिति कैसी है। आपको टेट्राहेड्रल ज्यामिति नजर आ रही है, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 बंद नजर आ रहे हैं। तो कैसी संरचना या ज्यामिति का नाम क्या हो जाता है बेटा, इसकी टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी यहाँ पर हो जाती है। चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति पाई गई है। ठीक है, और इसकी ज्यामिति भी हो गई। अब इसके संकरण की बात कर रहा है, तो लिए लो जी, इसका संकरण भी यहाँ पर लिख देते हैं हम। कैसा संकरण पाया जा रहा है, देखो ये देखो sp3 संकरण यहाँ पर पाया जा रहा है, क्योंकि चतुष्फलकीय ज्यामिति है इसलिए संकरण कितना पाया जाएगा, sp3 संकरण पाया जाएगा। और संकरण के लिए अलग से एक टॉपिक आप लोग चाहे तो हम बना देंगे, क्योंकि संकरण जो है वो पूरे मॉलिक्यूल की कुंडली निकालने का काम करता है कि संकरण क्या होगा तो ज्यामिति क्या बनेगी, ज्यामिति क्या बनेगी तो उसके जो बॉन्ड वगैरह है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। तो सारी की सब कुछ चीजों की जानकारी आपको संकरण से प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये अम्ल है
तो इसकी कुछ ना कुछ क्षारकता भी होती है। तो देखिए क्षारकता में ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो जलीय विलयन में जल्दी से टूटता है। तो कितने हाइड्रोजन आपको मिलेंगे यदि जलीय विलयन इसका बनाया जाए? तो 4H+ के रूप में ये फ्री हो जाएंगे। तो इसकी क्षारकता भी कितनी आएगी बच्चों? 4 ही आएगी। तो बोलिए लाल फास्फोरस की क्षार से अभिक्रिया द्वारा बनने वाला अकार्बनिक जो अम्ल है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, उसकी संरचना, उसकी ज्यामिति, उसके संकरण और क्षारकता वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ये इसका आंसर है। बोलिए आप कर पाएंगे अच्छे से? बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आपको भी इसी तरीके से वहां पर बोर्ड में आंसर देना है। इसी तरीके से आपका आंसर बिल्कुल साफ सुथरा और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप अगला प्रश्न देखिए कि H3PO3 और PCl3 की अभिक्रिया द्वारा बनने वाला ऑक्सो अम्ल की संरचना, संकरण, ज्यामिति की संपूर्ण जानकारी। बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रश्न है बच्चों, है ना। बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रश्न है तो आंसर भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि H3PO3 और PCl3 की अभिक्रिया द्वारा जो बनने वाला ऑक्सो अम्ल है उसका नाम पूछ रहा है। नाम क्या होगा इसका? पायरोफॉस्फोरस अम्ल। क्या नाम होगा बच्चों? पायरोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। अब पायरोफॉस्फोरस अम्ल का जो सूत्र है वो क्या होता है बच्चों? H4P2O5, यस H4P2O5। देखिए इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें जो अपना अम्ल बन रहा था, ऑक्सो अम्ल बन रहा था, वो था वो वाला जो अम्ल था वो था आपका हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। वो कौन सा था? हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। ये कौन है? पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ऑक्सीजन का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब जब आपको ये प्राप्त हो गया है कि भाई कौन सा अम्ल बन रहा है, तो अब आप इसकी क्या बनाएंगे? इसका संकरण बनाएंगे, इसकी ज्यामिति बनाएंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पर इसकी संरचना की करेंगे, है ना। तो संरचना बना देते हैं हम यहाँ पर इसकी। ये लीजिए संरचना। कितने फास्फोरस है भाई? सेंट्रल एटम कौन है अपना? फास्फोरस, ठीक। अब फास्फोरस में एक क्राउन ऑक्सीजन होता है। देखिए क्राउन ऑक्सीजन में इसलिए बोलती हूँ इसको कि इसके सिर पे डबल बॉन्ड बना करके बैठा होता है। एक्चुअली ये कोई क्राउन ऑक्सीजन नहीं है। फास्फोरस के जो आउटर मोस्ट शेल है या फास्फोरस का जो बाह्यतम कोश है ना बच्चों, इस बाह्यतम कोश में आप जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और हमारी VSEPR थ्योरी क्या बोलती है कि सभी जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी और न्यूनतम विस्थापन पे होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं। अब 5 ऑक्सीजन हमको इन दोनों में बांटने हैं। तो पहला क्या करेंगे? 2 डबल बॉन्ड बना करके, यानी कि ऑक्सीजन और फास्फोरस 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके डबल बॉन्ड बना करके इस तरीके से ऑक्सीजन बनाएंगे। ये कहीं मैं बीच में बनाऊंगी ना तो हो सकता है शायद ज्यामिति हम लोगों को समझ में नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलती हूँ कि फास्फोरस के पास में क्या होते हैं? एक क्राउन ऑक्सीजन होता है। क्राउन कौन सा होता है? माथे पे बैठता है ना, तो माथे पे जो आता है वो क्राउन ऑक्सीजन होता है। तो मैं इसको क्राउन ऑक्सीजन के नाम से जानती हूँ या बोलती हूँ। तो H4P2O5 में कितने ऑक्सीजन बना दिए अपन ने? 2 P बना दिए, 2 O बना दिए। अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2 हो गए, 3 बचे हैं ना। हर एक को एक एक दे दो, हर एक को एक एक ऑक्सीजन दे दो। ये लो भाई 1 ऑक्सीजन, ये लो भाई 1 ऑक्सीजन, है ना। बताओ अब तीसरे जो 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 5वें ऑक्सीजन की लड़ाई होगी ना इन दोनों भाइयों के बीच में। अब 5वें ऑक्सीजन के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, है ना। तो दोनों भाई पी लड़ रहे हैं कि 1 ऑक्सीजन नहीं मेरा है, तो बोले ये बोलेगा नहीं मेरा है। तो भाई फिर मम्मी आती, मम्मी क्या बोलती? एक काम कर, आधा तू रख ले, आधा तू रख ले, ये लो जी, है ना। मम्मी ने आके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, आधा आधा दोनों में बांट दिया। भाई 5 लड्डू थे, 1-1 2-2 लड्डू दोनों को मिल गए। अब 1 लड्डू की लड़ाई चल रही है ना। तो मम्मी ने क्या किया? उस लड्डू को आधा आधा ऐसे दोनों के बीच में क्या कर दिया? साझित कर दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो पहले तो इस एक ऑक्सीजन को दे दो, दूसरा इस ऑक्सीजन को दे दो। बताओ इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करके बैठा है, इसीलिए तो वो क्राउन ऑक्सीजन है ना। तो बताओ बाकी के 2 हाइड्रोजन कहाँ होंगे बेटा? हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा।
डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा तो ये एक अध्रुवीय बंध होता है बच्चों। कैसा बंध होता है? अध्रुवीय बंध होता है। अध्रुवीय बंध होता है तो जब क्षारकता निकाली जाएगी तो ये वाला हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कभी भी जलीय विलयन में H+ के रूप में मुक्त नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो लगभग बिल्कुल एक जैसी ही होती है। तो बिल्कुल कैसा बंध है ये? बिल्कुल बिपोलर नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड है ये, है ना। नॉन पोलर बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला बंध टूटेगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी आएगी? सिर्फ 2, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ही मुक्त हो पाएगा। संरचना के बाद में इसके संकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हर एक केंद्रीय परमाणु फास्फोरस का जो संकरण है वो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 संकरण आ रहा है बेटा sp3, और ज्यामिति जो इसकी आ रही है, संकरण और ज्यामिति इसकी आएगी वही चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति होगी। इसकी क्षारकता के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, क्षारकता होगी सिर्फ 2। क्यों होगी? क्योंकि फास्फोरस के साथ जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु जलीय विलयन में H+ के रूप में मुक्त नहीं होता, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी आएगी? सिर्फ 2, न कि 4। बोलिए, पूरी बात समझ में आई? क्या हो रहा है कि भाई H3PO3 और Cl2 की रिएक्शन, PCl3 की रिएक्शन से आपको पायरोफॉस्फोरस अम्ल बन रहा है। पायरोफॉस्फोरस अम्ल का जो सूत्र है वो क्या है बच्चों? H4P2O5। H4P2O5 में सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हमने इस प्रकार व्यवस्थित किए। 5 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के बाद में पहले इसको ऑक्सीजन दिए, देना अपने हाइड्रोजन जोड़ करके इसकी क्या बना ली बच्चों? संरचना बना ली। बोलिए, संरचना बना ली। संरचना के बाद हमने इसका संकरण निकाला तो प्रत्येक फास्फोरस का जो संकरण आया वो कितना आया? sp3 आया। ज्यामिति देखी तो एक फास्फोरस की ज्यामिति भी चतुष्फलकीय और दूसरे की भी चतुष्फलकीय, तो कितने आएगी ज्यामिति? चतुष्फलकीय आएगी। क्षारकता की बात करेंगे तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सिर्फ हाइड्रोजन ही जलीय विलयन में मुक्त हो पाएगा। फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कभी भी H+ के रूप में मुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है? अध्रुवीय बंध है ना। अध्रुवीय बंध कभी भी जलीय विलयन में H+ नहीं देगा, इसलिए इसकी क्षारकता सिर्फ 2 आई है। और कारण यहाँ पर लिख दिया गया है क्योंकि फास्फोरस के साथ जुड़े हाइड्रोजन परमाणु जलीय विलयन में H+ के रूप में मुक्त नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रश्न आ जाता है आपके बोर्ड में तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से करके आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, दिमाग पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।